दोस्तों, एक पत्र आया हमारे पास। पत्र क्या, व्हाट्सएप में एक संदेश आया है। उस संदेश में उत्कर्ष शर्मा जी हैं, उनका एक संदेश भी है और प्रश्न भी है। यह प्रश्न है अनुवाद से संबंधित। अनुवाद उन्होंने अच्छा करना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन कुछ संदेह है और मेरा मानना है कि आज उनका संदेह अगर आप सुन लेंगे और उस पर जो मैं हल देने जा रहा हूँ उस हल को ठीक से सुन लेंगे तो आप भी उनके जैसा अच्छा अनुवाद करने लगेंगे। और विशेषकर यह अनुवाद होगा आपका बड़े बड़े वाक्यों का छोटा छोटा टुकड़ा करके किस तरह से अनुवाद करते हैं यह मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, उत्कर्ष जी ने जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने लिखा है, नमस्कार सर, मेरा नाम उत्कर्ष शर्मा है। PGDT 3 में आपके द्वारा बताए गए सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अनुवाद का अभ्यास शुरू कर दिया। आपने जो समस्या आती है अनुवाद में उसका भी निदान किया और अभी भी कर रहे हैं, परंतु गुरुवर हमें समस्या यहाँ आ रही है जब हम अनुवाद करने चलते हैं तो ये नियम का पालन करते हैं। उत्कर्ष जी किस नियम का पालन करते हैं वो उन्होंने बताया है। पहला नियम है, जो वाक्य दिया गया है उसको ध्यान से समझकर पढ़ते हैं और किसके बारे में बात हो रही समझकर ही अनुवाद शुरू करते हैं। बहुत अच्छी बात है उत्कर्ष जी। और फिर उन्होंने कहा है, टुकड़ों में तोड़ते हैं लंबे वाक्यों को। तीसरा उन्होंने लिखा है, आपके द्वारा बताए गए विगत इन दिनों सभी नियमों को ध्यान में रखकर आपके वीडियोस, यूट्यूब, ब्लॉग, गली कूचा पर जो नियम या जानकारी दिया गया है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्रिया विशेषण, अव्यय, टेंस आदि सभी को समझा और गहन अध्ययन अभी भी जारी है। काफ़ी हद तक सफल हुए अनुवाद करने में। परंतु चौथा पॉइंट उन्होंने प्रश्न पूछा है। उन्होंने प्रश्न किया है, छोटे वाक्यों में हिंदी या अंग्रेजी का अनुवाद करते हैं तो कर्ता कर्म क्रिया का पालन हो जाता है। एकदम सही बात है और आसानी से व्यवस्थित कर लेते हैं कर्ता कर्म क्रिया को। परंतु समस्या बड़े वाक्यों में आ रही है कि कर्ता कर्म क्रिया जल्दी से कम समय में कैसे पहचानें। यह समस्या अंग्रेजी और हिंदी दोनों वाक्यों के लिए आ रही है। ऐसे वाक्य होते हैं परीक्षा में या पूर्व में जो परीक्षाएं हो चुकी है या उनसे प्रीवियस वर्ष के प्रश्न पत्र को हल करने दौरान कभी कभी समझ नहीं आता कि क्या करता है और क्या कर्म है। उत्कर्ष जी का यह प्रश्न वाजिब है। मैंने बताया है कि जब आप बड़े वाक्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं तो उसमें कर्ता कर्म और क्रिया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानते हुए अगर अंग्रेजी में अनुवाद है तो उसके अनुसार अब जब आप खंड करते हैं तो हर खंड में आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, कर्ता कर्म और क्रिया मिलता ही मिलता है। लेकिन कई बार ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें आपको कर्ता कर्म क्रिया नहीं मिलता है। ऐसे वाक्यों में सबसे बड़ी दिक्कत होती है जहाँ वाक्य को क्रम में सजाना रहता है, वहाँ भी असुविधा आती है। तो ऐसे वाक्यों के अनुवाद में हमें किस नियम का पालन करना चाहिए वह मैं आपको आज विस्तार से बताने जा रहा हूँ। इसके साथ ही मैं इग्नू का एक प्रश्न पत्र दे करके आपको बताऊंगा कि इसको अलग कैसे करें। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जब आप अनुवाद करने जाते हैं बड़े वाक्यों को छोटे छोटे क्रम में बांटते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक यह होना चाहिए कि जब आप टुकड़ों में उनको बांटें तो उसमें कभी कभी कर्ता क्रिया कर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि बड़े वाक्य में एक ही कर्ता या क्रिया होगी। लेकिन मैंने बताया है जहाँ जहाँ कॉमा है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, वहाँ से वाक्य जब टूटता है तो आप उतने उतने अंश का अनुवाद कर लीजिए और फिर उनको जोड़िए। इसके लिए बेहतर होगा कि आप वाक्य में, हिंदी के व्याकरण में वाक्य संरचना है जिसमें सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, इसकी परिभाषा और इसकी पहचान अच्छे से कर लें। अंग्रेजी में भी सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस है, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें तो आप समझ पाएंगे कि अगर इन चीज़ों को पढ़ पाएँ तो कैसे होगा। क्योंकि इसमें देखिए, अंग्रेजी में सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है, उसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज। इनको अगर आप समझ गए तो बड़े बड़े वाक्यों को सजाने में असुविधा नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से हिंदी में भी आपको इसी तरह से वाक्य के खंड मिलते हैं, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। तो उनको जब आप समझ लेंगे तो आप चीज़ें पूरी अच्छी तरह से कर सकते हैं। आज की चर्चा में मैं इन विषयों पर चर्चा करूंगा। मुझे आशा है कि आज इस चीज़ पर जब मैं बताऊंगा तो आपका जो भी भ्रम है वह खत्म हो जाएगा और आप आज से अच्छा अनुवाद करने लगेंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं ये स्क्रीन पे जो आपको दिखा रहा हूँ ये इग्नू का
पीजीटी 3 का एक प्रश्न पत्र है जो पिछले वर्ष या उसके पहले वाले वर्ष में आया हुआ है। ऐसे कई पैसेज हैं जिनको मैंने बदल कर इसमें लिया है और आज मैं आपको बताऊंगा कि बड़े पैसेज को परीक्षा हॉल में आप कैसे आसानी से अनुदित कर सकते हैं। मैंने अपने हर वीडियो में आपको बताया आपका सबसे पहला काम है कि आप यह निर्धारित कर लें कि यह प्रश्न पत्र कितने देर में देना है। जैसे मान लीजिए 10 प्रश्न हैं, आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं, तो आप अपना समय निर्धारित कर लीजिए कि एक प्रश्न पे कितना समय देना है, उसके अनुसार फिर काम शुरू करेंगे। दूसरा मैंने बताया है, जैसे उत्कर्ष जी ने पूछा कि वाक्यों को छोटे छोटे खंडों में कैसे विभाजित करेंगे, आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता चलूँगा। और परीक्षा हॉल में जब आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर या कुछ शब्द का अर्थ नहीं आता हो तो उसको कैसे करेंगे, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो वाक्य है हमारे सामने, इसमें लिखा हुआ अप टू 90% ऑफ प्लास्टिक डेब्रिज फाउंड इन द सी इज कैरिड बाई 10 मेजर रिवर्स इंक्लूडिंग द गंगा साइंटिस्ट्स हैव फाउंड। यह एक वाक्य हो गया। पहले हर वाक्य को मैं अलग अलग कर देता हूँ जहाँ फुल स्टॉप है, क्योंकि आपको फुल स्टॉप तक ले जाके पूर्ण विराम देना है और वाक्य अपने आप सजता चला जाएगा। देखिए, मैंने आपको ये 3 वाक्य हैं, तीनों वाक्यों को अलग अलग कर दिया और अब इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, ऐसा संभव नहीं है कि आपको एक बहुत लंबा वाक्य मिले, ज़्यादातर प्रशासनिक अनुवाद में मिलता है, वह मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ कहता है अप टू 90% ऑफ प्लास्टिक डेब्रीज। मैंने आपको बताया है कि आप पहला काम करेंगे जहाँ आपकी सांस फूलती है, जहाँ कंजंक्शन है, जहाँ कामा है, जहाँ फुल स्टॉप है, वहाँ से वाक्य को छोटे छोटे खंडों में बांटते हैं। अब देखिए, यहाँ जो मैंने पीले रंग में हाईलाइट किया है, इसमें मैंने बताया अप टू 95% ऑफ प्लास्टिक डेब्रिज। अब देखिए, यहाँ पे हमारी सांस थोड़ी थम रही है। उसके बाद फिर आता है फाउंड इन द सी, यह एक खंड हो जाएगा। आपकी सुविधा के लिए मैं आपको अलग अलग खंडों में करके बता रहा हूँ। इज कैरिड बाई 10 मेजर रिवर्स इंक्लूडिंग गंगा साइंटिस्ट्स हैव सेड। ये तो मैंने देखिए इसको छोटे छोटे टुकड़े में पहले विभाजित कर लिया और ये साइंटिस्ट्स हैव सेड, ये इसके 4 टुकड़े हमने किए। एकदम आसानी से फिर चुटकी बजाते ही आपका हल होना शुरू हो जाएगा। अप टू 95% ऑफ प्लास्टिक डेब्रीज, प्लास्टिक को हम प्लास्टिक लिखेंगे और डेब्रीज को लिखेंगे कचरा, अर्थात यहाँ आएगा प्लास्टिक कचरे का अप टू का हम लगभग लिखेंगे, लगभग कितना 95% फाउंड इन द सी। अब देखिए, मैं आपको अनुवाद के नियम में बताता रहा हूं कि आप सबसे पहले क्या लिखेंगे। मैं सबसे पहले से ही बताता आ रहा हूं कि सबसे पहले हम वाक्य में ले जाते हैं किसे, स्थान को ले जाते हैं। तो यहाँ स्थान क्या है, फाउंड इन द सी। सी का मतलब होता है समुद्र, तो समुद्र पहले आ जाएगा, अर्थात प्लास्टिक से पहले हम लिखेंगे समुद्र। इन है तो में, समुद्र में प्रीपोजिशन लगता है। फाउंड, फाउंड का मतलब पाया जाने वाला, यहाँ जोड़ेंगे पाया जाने वाला प्लास्टिक कचरे का लगभग 95%, ये आधा हमने पूरा कर दिया। इज कैरिड बाई 10 मेजर रिवर्स इंक्लूडिंग। अब देखिए, एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ इंक्लूडिंग जो है उसको हम पहले लिख लेंगे, लगभग 95%। इंक्लूडिंग क्या है, द गंगा, तो यहाँ पहले गंगा लिखेंगे। जो इंक्लूडिंग रहता है उसको हम पहले लिख लेते हैं, गंगा सहित। इंक्लूडिंग ये हो गया, क्या है, कैरिड बाई 10 मेजर रिवर। अब देखिए, यहाँ कौन कैरी करता है, तो यहाँ मेजर रिवर जो है यह आपका यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। उत्कर्ष जी ने जैसे प्रश्न किया था कि अलग अलग वाक्यों में हम कैसे सब्जेक्ट की पहचान करेंगे। देखिए, यहाँ कौन ले जा रहा है, प्रश्न करेंगे कौन ले जा रहा है, तो जवाब आएगा गंगा ले जा रही है। तो 10 मेजर रिवर्स इंक्लूडिंग गंगा, गंगा सहित 10, ये पूरा का पूरा यहाँ करता हो जाएगा। 10 प्रमुख नदी, चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए नदी का बहुमूल्य नदियां लिखेंगे। नदियां क्या करती हैं, कैरिड आउट बाई 10 मेजर रिवर्स, 10 प्रमुख नदियां नहीं होगा, नदियों होगा, क्योंकि इसका रूप बदल रहा है, कर्ता का रूप। तो यहां नदियों लिखेंगे, नदियों
द्वारा, कैरिड का मतलब, कैरी मतलब ढोना, कैरी मतलब ले जाया जाना। तो समुद्र में पाया जाने वाला प्लास्टिक कचरे का लगभग 95% गंगा सहित 10 प्रमुख नदियों द्वारा यहाँ ले जाया जाता है या फिर लाया जाता है। लिखेंगे क्यों लाया जाता है, इसलिए लाया जाता है हम लिखेंगे क्योंकि गंगा समुद्र में विलीन होती है, और विलीन होती है तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर के आती, जो भी उसमें डाला वो सीधे समुद्र में पहुंच गया। ये देखिए इस वाक्य का कितना सुंदर अनुवाद हुआ है। अब तो 95% ऑफ प्लास्टिक डिब्रीज फाउंड इन द सी, इसका है समुद्र में पाया जाने वाला। अब इसको थोड़ा सा हम बदलेंगे, पाया जाने वाला को हम पाया को पाए होगा, पाया एक वचन है, पाए जाने वाला या पाया जाने वाला दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरे वाक्य में, 8 ऑफ दीज आर इन एशिया। अब फिर एंड है तो मैंने बताया आपको एंड पर से इसको फिर खंडित करेंगे। 8 ऑफ दीज आर इन एशिया, इसकी हिंदी क्या लिखेंगे, दीज पहले आएगा, क्यों, क्योंकि इनमें है, ये एक तरह से कर्ता हो गया, इनमें से, ये करने वाले हैं ना, कौन, नदियां हैं, नदियों में से 8 कहाँ है, एशिया में है, एशिया में है। ये हो गया पहले खंड का। एंड का हिंदी हम लिख देंगे, एंड का हिंदी हो गया। और 2 इन अफ्रीका, 2 कहाँ हैं, अफ्रीका में। आप ऐसे प्रश्न करते हुए चलेंगे, वाक्य अपने आप सजता आ जाएगा, नियम अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा। और 2 अफ्रीका में, इज है तो उसका है लिखना पड़ेगा। यहाँ आर है ना, आर का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, तो अफ्रीका कहाँ में है। अब देखिए एक चीज और मैं बताऊं, हिंदी व्याकरण के अनुसार 2 बार में लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हिंदी व्याकरण कहता है एक ही बार लगाना है। तो ये में है जो है एक ही जगह रखेंगे हम, एशिया, और 2 अफ्रीका में हैं, ठीक है। इसके बाद वाला अंश हम लेते हैं, एरियाज इन विच हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपुल लिव। अब इसको थोड़ा हमें और परिष्कृत करना पड़ेगा। अफ्रीका एरिया, तो अफ्रीका एरिया को क्या लिखेंगे, क्षेत्र लिखेंगे, अफ्रीका क्षेत्र में है। इन विच हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपुल लिव। अब देखिए एरियाज के बाद हमने इस वाक्य को 2 खंड में बांटा है, तो इन विच क्या स्थान है, तो स्थान पहले आएगा, तो यहां हम लिखेंगे इन विच का क्या लिखेंगे, जिसमें, जिसमें क्या है, आगे बोलिए आप, सही बात है, हाँ एकदम सही आपने बोला, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपुल लिव, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, मिलियन, देखिए मिलियन को मिलियन में लिखते हैं, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ मिलियन है तो यहाँ लाखों लिख सकते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, लाखों लोग रहते हैं। देखिए कितनी आसानी से इस वाक्य का अनुवाद हो गया, हमें कुल लगा इसमें 5 मिनट। इनमें से 8 एशिया और 2 अफ्रीका क्षेत्र में, जिसमें लाखों लोग रहते हैं। 2 वाक्य हो गया। अब हम तीसरे वाक्य में चलते हैं। एवरी ईयर, समय है तो समय भी पहले लिखा जाएगा, तो एवरी ईयर के लिए हम यहाँ लिखेंगे क्या होता है, प्रत्येक वर्ष। उत्कर्ष जी ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए विशेष रूप से मैंने बनाया है। मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ प्लास्टिक। अब यहाँ मिलियंस है, चूंकि मिलियन क्या होता है, लाख का ही कोई प्रतिरूप है। मिलियंस का आप सूत्र देख लीजिएगा गणित में, तो मिलियंस ऑफ टन्स अर्थात टनों, लाखों टन लिख सकते हैं, लाखों टन या फिर मिलियन टन, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे लिख लीजिए। यहाँ मिलियन का आप लाखों लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वाक्य में गलती नहीं मानी जाएगी। टन्स ऑफ प्लास्टिक डेब्री, क्या होता है, प्लास्टिक कचरा, ठीक है, क्या होता है, एंड अप इन द सी, एंड अप इन द सी का क्या आप लिखेंगे, समुद्र में पहुंचता है, यहां लिखेंगे समुद्र में पहुंचता है या फिर पहुंचते हैं, जो आप पसंद करें वो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुवचन का पहुंचते हैं, जो भी आपको लिखना हो तो है हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ए ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम विद अनफॉर्सीन इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। ये डैश जो दिया हुआ है ना, यहाँ ये जो डैश आप देख रहे हैं, इसका मतलब है जो छुपा हुआ है। यहाँ आपको पता है कि अनुवाद में कुछ चीज़ लाते हैं तो कुछ चीज़ छोड़ते हैं। यहाँ जो हम लाएंगे, जो क्या है,
ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम विथ अनफोर्सिन इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। तो विथ वाले को आप पहले लीजिए या बाद में ले लीजिए। तो जो अप्रत्याशित, ये जो मैंने इसका पहले हिंदी लिख दिया है, अप्रत्याशित पारिस्थितिक परिणाम, ये लिखा हमने आगे के साथ ही, विथ है ना, यहाँ देखिए विथ अनफोर्सिन है, के साथ ही। अब आप चाहे जिसको पहले ले लें, अनफोर्सिन इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस का हो गया एक ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। तो अब इसको अगर साथ ही को यहाँ नहीं लिखना चाहते तो यहाँ लिख दें। क्या लिखेंगे? जो एक नहीं लिखेंगे, जो एक ग्लोबल मतलब वैश्विक इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं? पर्यावरण समस्या, प्रॉब्लम को समस्या लिखेंगे। जो वैश्विक पर्यावरण समस्या के साथ या पर्यावरण, वो संशोधन कर लीजिएगा, टाइपोग्राफिकल कुछ गलतियां हो रही है। जो वैश्विक पर्यावरण समस्या के साथ ही क्या है? अप्रत्याशित क्या है? जो लिखा हुआ है पारिस्थितिक परिणाम भी है। अब परिणाम को आप परिणाम रूप में लिख लीजिए या जो आपको सही शब्द लगे। इसके बाद है द पाथ टेकन बाय द प्लास्टिक टू रीच। मुझे लगता है यहाँ तक अगर बातें आपके समझ में आई होंगी तो ये जो बाद का अंश है उसका आप स्वयं अनुवाद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप स्वयं अनुवाद कर सकते हैं तो यह जो अंश है वह मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको आजमाना चाहिए तो आप इसका अनुवाद करके और चाहें तो मुझे इस पर भेज सकते हैं। संदेश बॉक्स में इस पूरे अंश का अलग अलग टुकड़ा करके मत भेजिएगा, या फिर आप मुझे अलग से संदेश भेज सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम समूह है आप उसमें जुड़कर भी इस पैसेज का अनुवाद भेज सकते हैं। पैसेज के साथ भेजिएगा, अपना नाम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, यह सत्र कैसा लगा जरूर बताइएगा, ताकि अगले सत्र में हम फिर से आपके अनुवाद का अभ्यास लेकर के आएंगे।